हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का। तो उसकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। रीजनिंग के जो भी 20-25 क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आना चालू हो गए हैं। कभी फॉर्म करेक्शन का, रिजेक्शन का, जो भी है। तो उम्मीद है कि ये सब होने के बाद जल्दी ही सरकार पेपर कराने की तरफ ध्यान देगी। तो हो सकता है कि आपका 1 से 2 महीने में पेपर स्टार्ट हो जाए। तो इस समय आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस तो दोबारा कर नहीं सकते। तो अभी जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और प्रीवियस ईयर सेट्स को लगाएं। तो इस काम में आपकी हेल्प हो सके, आपको फ़ायदा हो सके, इसलिए हम आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर सेट्स हम लगवा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन था उस दिन रीजनिंग का वो क्या था। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये एक स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें स्टेटमेंट दिया है कि देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर पीपल यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। यानी इसमें कहा है कि उन लोगों पे पेनल्टी होनी चाहिए जो लोग ड्राइव करते हुए मोबाइल यूज करते हैं। तो ठीक है, अब इसमें आर्ग्यूमेंट जो पहला दिया है कि यस इट विल एंश्योर दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू मोबाइल फ़ोन यूजेज गेट्स अवॉइडेड। तो पहला आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है कि यस, ऐसा करने से जो मोबाइल यूज मतलब ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज से जो एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिक्ट पेनल्टी होगी तो लोग डरेंगे तो फिर मोबाइल का यूज नहीं करेंगे और इससे एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, जो कि इस वजह से होते हैं। दूसरा, नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एज पीपल आर यूज टू यूजिंग सेल फोन्स एनी वेयर। दूसरे आर्गूमेंट में हमसे कहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल लोग कहीं भी सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन यूज करने के आदी हैं तो ये इसे इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्ट होगा। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बात नहीं है, आप कहीं भी यूज करिए, पर मोबाइल उस वक्त क्यों यूज करना है जब आपको गाड़ी चलानी है। ये आपके लिए और दूसरे की जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसके लिए जो हमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मिलता है वो मिलता है हमारा ओनली वन। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन हमसे कहा है जिस तरह कार टायर से रिलेटेड है उसी तरह चेयर किससे रिलेटेड होगा। तो हम जानते हैं कि कार का जो बेस होता है जिस पर चलती है उसके जो पैर माने जाते हैं वो होते हैं टायर। उसी तरह चेयर का जो बेस होते हैं वो होती हैं उसकी 4 टांगें। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लेग्स। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर दिए गए हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में 3 फिगर दिए और हमें पता करना है क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर चौथे में कौन सा फिगर आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें पहला फिगर जो कि इस तरह से है तो इसमें यहाँ पर स्टार बना हुआ है, अगले फिगर में यहाँ है। यानी हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो चित्र है इसे 90 डिग्री से रोटेट हो गया है। उसके बाद तीसरे चित्र में देखें तो स्टार यहाँ पर है, यानी ये फिर से 90 डिग्री से रोटेट हो गया है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह चौथा आएगा, उसमें अगर हम इसे तीसरे चित्र को फिर से रोटेट कर दें तो स्टार यहाँ आना चाहिए और ये आकृति इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह की आकृति हमें कहाँ मिलती है? इस तरह की आकृति हमें मिलती है ऑप्शन डी में। हालांकि ऑप्शन सी में भी यही आकृति, लेकिन इसमें स्टार बीच में है जबकि स्टार यहाँ किनारे पर होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा है कि मिस्टर एक्स सेज दैट ही गेट्स गुड थॉट इन द मॉर्निंग। अच्छा, मतलब मिस्टर एक्स को सुबह अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार प्राप्त करते हैं वो। तो इसका कंक्लूजन है थॉट्स कम टू मिस्टर एक्स ओनली इन द मॉर्निंग। तो ऐसी तो बात नहीं है कि मिस्टर एक्स ने कहा है कि उन्हें गुड थॉट मॉर्निंग में आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरे दिन में थॉट ही नहीं आते मॉर्निंग के अलावा। तो ये तो हमारा पहला जो कंक्लूजन है ये गलत है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है थॉट्स डज नॉट कम टू मिस्टर एक्स इन द इवनिंग। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो पहली बात का ही एक दूसरी तरह से कहना हो गया। उन्होंने गुड थॉट के बारे में कहा है कि मुझे मॉर्निंग में गुड थॉट आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पूरे दिन में कोई थॉट ही नहीं आते। यानी कि हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग फिगर। यानी हमें जो फिगर दिख रहा है तो हमसे पूछा है कि कम से कम कितनी हमें लाइनें चाहिए ऐसे फिगर को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसे। तो हमें इस फिगर को बनाने के लिए चाहिए कितनी
18 लाइन है। कैसे? एक लाइन ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। मतलब ये लाइन है वो है जिन्हें हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते, ये हमें बनानी है। उसके बाद में ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और ये 9वीं। अब और देखते हैं तो ये 10वीं, ये 11वीं, ये 12वीं, ये 13वीं, ये 14, 15, उसके बाद में ये 2 बड़ी लाइन है 16 और 17 और एक लाइन हमारी यहाँ रहेगा ये 18। यानी हमें 18 लाइनें चाहिए ही चाहिए, इससे कम में हम ये फिगर बना ही नहीं सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो हमें फिगर दिया है इसमें हमसे पूछा है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, यानी इसमें कितने आयत हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने आयत हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने आयत हैं। तो अगर हम बड़े बड़े आयत देख लें तो ये एक पूरा है, उसके बाद में ये 2, ये दूसरा बड़ा आयत 2, उसके बाद में ये 3, इस तरह से 3 आयत यहाँ पर हो गए। अब देखते हैं बाकी छोटे कितने हैं। तो ये 4, ये 5 और फिर ये जो बनेगा ये 6 और यहाँ पर ये 7। तो 7 आयत मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एक हमारा यहाँ पर ये बनता है 8 और एक आयत यहाँ पर ये 9। तो मुझे तो इसमें 9 आयत ही दिख रहे हैं, तो मेरे लिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बाकी चलिए देखते हैं, अब अगर आपको कुछ ज़्यादा दिखाई दे तो मुझे बताइए कमेंट करके। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें वो दिया है एक मैथमेटिकल, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन से सिंबल्स को रखें जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम ऑप्शन ए से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ रखते हैं 10 माइनस 10, ये ब्रैकेट में है इस तरह, फिर यहाँ पर गुणा 25 इस तरह से, उसके बाद में डिवाइड बाई 10 बराबर 10 लाना हमें। देखते हैं तो यहाँ तो ये 0 हो गया, 10 में से 10 गया और 0 का 25 से गुणा होगा तो ये 0 और फिर 0 में 10 का भाग देंगे 0। तो यानी ए तो ऑप्शन सही नहीं है हमारा। अब देखते हैं अगली इक्वेशन यानी ऑप्शन बी। इसमें रखेंगे यहाँ पर 10 गुणा 10 गुणा 25 और फिर प्लस 10 बराबर हमें लाना है 10 के। अब देखते हैं 10 और 10 100, 100 का 25 से गुणा होगा तो 2500 प्लस 2510, तो यानी तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। अब देखते हैं अपनी अगली इक्वेशन यानी ऑप्शन सी से। तो 10 प्लस 10 फिर डिवाइड बाई 25 फिर डिवाइड बाई 10। चलिए इसे देखते हैं। 10 और 10 हो जाते हैं 20, 10 और 10 20 हो जाते हैं। इसे जब 25 से हम भाग देंगे तो ये 20/25 और फिर इसे 10 से भाग देना है तो ये 10 तो कैसे भी नहीं आ गया, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। तो हमें ऑप्शन डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखते हैं हम इसमें रख के 10 माइनस 10 गुणा 25 और प्लस 10 बराबर हमें 10 के लाना है। तो 10 में से 10 जाएगा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 25 से गुणा होगा 0 का तो ये 0, यहाँ रह गया 10 और ये 10, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि चारों ऑप्शन में जो वेन डायग्राम दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो मेटल, ग्लास और वेसल्स को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वेसल्स यानी बर्तन जो हैं ये मेटल के भी बन सकते हैं और गिलास यानी कांच के भी, और ये दोनों के दोनों गिलास और गिलास और मेटल अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में फ्लूट को ये लिखा गया है, तो इसी में हारमोनिका को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि फ्लूट को कैसे लिखा है इन्होंने, FLUTE।
तो अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो एफ़ की हमारी 6 होती है, एल की 12 होती है, यू की 21 होती है, टी की 20 होती है और ई की 5 होती है। तो इसमें अगर हम देखें हमें क्या समझ में आता है कि ये जो सिंगल प्लेस वैल्यू है 6 और 5 ये तो ऐसे ही है, और ये जो डबल वाले हैं ये वाले, तो इनमें जो दहाई का अंक है, सॉरी इकाई का अंक है जो कि ये वाला लिया गया है, तभी इससे ये बनता है कितना 62,105। अब हम इसी को हारमोनिका में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हार MONICA, तो H का 8 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है तो हम इकाई पर 8 होगा, M का 13 होता है तो इकाई पर 3, O का 15 होता है तो इकाई पर 5, N का 14 तो यहाँ 4, I का 9, C का 3 और A का 1। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा 81, 83, 54, 931, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिर से हमें यही दिया है कि किसी कोड लैंग्वेज में येल को ये लिखा गया है तो लेंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि येल को कैसे लिखा है इन्होंने, YELL। अब यहाँ प्लेस वैल्यू देखें तो Y की 25 होती है, E की 5, L की 12, L की 12। तो मैं देख रहा है कि यहाँ सीधा सीधा प्लेस वैल्यूज़ को लिख दिया गया है। तो इसी तरह अगर हम लेंट को देखें तो लेंट का होगा LENT, L की प्लेस वैल्यू 12, E की 5, N की 14, T की 20, यानी 12, 514, 20। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है ये वाला, इसे बनाने के लिए चारों जो हमें ऑप्शन फिगर दिए गए हैं ABCD, इनमें से किन किन को कंबाइंड किया गया है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें केवल सिर्फ D का यूज किया गया है 2 बार, यानी सिर्फ D का यूज किया गया है हमारा 2 बार, और कोई भी आकृति हमने यूज नहीं की है। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो हमें एक चौकोर वर्गाकार शीट दी गई है और हमसे कहा है कि इसमें एक आकृति बनी है इस तरह से, और ये डॉटेड लाइन जो है अगर हम इस पर मोड़ते चले जाएं, अगर इस पर हम इस आकृति को मोड़ दें तो चारों ऑप्शन में से छांट के बताना है कि फिगर कैसा बनेगा। तो हम जानते हैं कि जब इसे बीच में से या विकर्ण तरह से मोड़ देंगे तो ये दूसरा हिस्सा यहाँ आ जाएगा, इसका ऊपर वाला, और ये गोला आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो सही आकृति होगी वो होगी ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए हमें कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में यहाँ पर। ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि लिख LICK जो है इसको हॉरिजेंटल मिरर इमेज इसकी क्या होगी। तो हॉरिजेंटल मिरर इमेज होती है हमारी, एक तो होती है वर्टिकल मिरर इमेज जिसमें हम इस तरह से सीधा सीधा वर्टिकल मिरर लगाते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल में होती है हम इस तरह से लगाते हैं पड़ा हुआ, यानी जिस तरह से वाटर इमेज बनती है उसी तरह हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनती है। तो जब हम LICK के नीचे मिरर लगा देंगे यहाँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यूँ, ये और इस तरह की इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमें कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें स्टेटमेंट दिया है कि शॉर्टेज इन रेनफॉल रिजल्ट्स इन क्रॉप फेलर सेड द मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कोई मौसम विज्ञानी, उन्होंने कहा है कि जो बरसात की कमी है उससे फसल बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब तो इसका एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है कि रेनफॉल इज़ अ मस्ट फॉर क्रॉप सक्सेस। तो बिल्कुल सही बात है कि जो बरसात है वो फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, उसके बिना फसल होना लगभग असंभव है। हमारा दूसरा एजम्पशन है कि इरिगेशन इज मच डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो इरिगेशन जो होता है ये हम अपने कृत्रिम तरह से करते हैं। रेनफॉल जब हो मतलब इरिगेशन होता है जब हम खेत में पानी डालते हैं। तो दूसरा हमारा एजम्पशन है कि इरिगेशन इज मच डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो बात तो ये सही है कि जो सिंचाई इरिगेशन है वो रेनफॉल पर डिपेंड है। रेनफॉल होती है तो उससे खेतों की अच्छी सिंचाई हो जाती है, हमें कृत्रिम रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता, ट्यूबवेल वगैरह का व्यवस्था नहीं करनी पड़ती।
लेकिन इसका इससे जो स्टेटमेंट दिया है इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट में सीधा इतना कहा है कि रेनफॉल यानी बरसात की कमी से फसल बेकार हो गई, उसमें ये इरिगेशन वाली बात तो कहीं कही ही नहीं गई है। यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा ये फॉलो नहीं करता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ओनली वन इज इम्प्लीसिट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि फाइंड द ऑड वन आउट, यानी जो आकृतियाँ हमें दी गई हैं चारों, इनमें से हमें ऑड वन छांटना है। चलिए देखते हैं इसे हम। इसमें जो ऑड वन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे? वो इस तरह से कि हर आकृति में, इसके अलावा ये तीनों आकृति हैं उसमें जो ये तीर निकला है, जो एरो है, ये इसकी किसी एक भुजा से निकल रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन इस आकृति में ये एक शीर्ष से निकला हुआ है। तो हमारा ऑड वन हो जाएगा यही ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें दिया है यहाँ पर, ऑप्शन सी में ही। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा फिर से स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें हमसे स्टेटमेंट कहा है कि अर्लियर देयर वर मैनी बर्ड्स इन द बर्ड सेंचुरी, यानी पहले जो बर्ड सेंचुरी होती है, जो पक्षी अभयारण्य होता है, उसमें बहुत सारी पक्षी थे। तो एजम्पशन हमारा बर्ड्स माइग्रेट एंड कम टू द सेंचुरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। तो ये सही बात है, क्योंकि कुछ पक्षी होते हैं जो मौसम के अनुसार आते हैं। कुछ पक्षी सर्दियों में और कुछ पक्षी गर्मियों में आते हैं। तो पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि अर्लियर देयर वर मैनी बर्ड्स, यानी बाद में हो सकता है मौसम बदल गया हो तो पक्षी चले गए हों जो कि माइग्रेट होकर आए थे। दूसरा है देयर वर गुड वाटर बॉडीज इन दैट एरिया। तो दूसरा हमारा जो एम्पशन है कि देयर वर गुड वाटर बॉडीज इन दैट एरिया, यानी उस एरिया में अच्छा पानी भरा हुआ होगा या पानी का कोई स्रोत अच्छा होगा। लेकिन इसका इस सेंटेंस से जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात कही नहीं गई है जहाँ पे वाटर बॉडीज़ की कोई भी बात हो, तो वो ऐसी नहीं है। यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि ओनली वन इज इम्प्लीसिट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है ये, इसमें हमसे कहा है कि वंदना इज़ द डॉटर ऑफ विशाल एंड वनिता, यानी वंदना जो है ये विशाल और वनिता की लड़की है। चलिए देखते हैं, इससे पहले बना लेते हैं। ये विशाल है और ये वनिता है, और इनकी जो डॉटर है वो है वंदना। इसे हम यहाँ लिखते हैं, ये वंदना और विशाल। हमसे कहा अमित इज द सन ऑफ वनिताज ब्रदर, यानी वनिता ये हैं, इनके कोई ब्रदर हैं, तो हम ब्रो लिख देते हैं यहाँ पर। ये ब्रदर है, उसका लड़का है अमित। ये हो गया अमित इसका लड़का है। तो हमसे कहा है कि वंदना अमित की कौन होगी, यानी वंदना और अमित के बीच क्या रिलेशन है। तो ये सीधी सी हमें दिख रहा है कि ये हो जाएंगे कजिन, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमें ये सीरीज़ दी गई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ 62 है, तो अगले में आना चाहिए 82। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो दी है ये सी है, तो सी की प्लेस वैल्यू देखें तो 3, यहाँ एफ़ है, एफ़ की 6, आई की 9 है, यानी +3 प्लेस वैल्यू हो रही है। तो 9 से जब हम +3 करेंगे तो यहाँ आ जाता है 12, और 12 होती है एल की प्लेस वैल्यू, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है ये वाला, ये चारों ऑप्शन फिगर में से किससे अच्छा मैच करता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं ये किससे अच्छा मैच करता है। तो हमें दिख रहा है कि ये ऑप्शन ए से अच्छा मैच करता है। किस तरह से कि जो क्वेश्चन फिगर है इसे हम 90 डिग्री से राइट की तरफ रोटेट करते हैं तो ये वही फिगर बन जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया है। बाकी कोई भी फिगर इससे ठीक से मैच नहीं करता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, क्योंकि ऑप्शन बी में ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी हमें इनमें से अकेला जो है अलग वो छांटना है। तो अगर हम देखें सर्किल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये विभिन्न तरह की आकृतियों के नाम हैं, लेकिन वॉल्यूम ये एक राशि होती है, यानी एक आयतन होता है, यानी ये इन सबसे अलग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि मीनू गोज टू द ग्रोसरी शॉप जस्ट। तो ये हमारा एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है कि मीनू एक ग्रोसरी शॉप में जाती है जो कि उसके घर से राइट साइड पर लगा हुआ है, मतलब
घर के बिल्कुल राइट साइड में ही लगा हुआ है, जिसकी दीवारें लगी हुई होंगी इसके घर से। और इसने कहा हर होम्स एंट्रेंस फेसेस ईस्ट, यानी इसका जो घर है वो पूर्व की ओर मुख करता है। यानी इसका जो घर है, अगर हम इसे दरवाज़ा मान लें तो ये पूर्व की ओर मुख कर रहा है। और हमसे कहा है इसकी बगल में, इसके घर की बगल में एक कोई दुकान है, यानी इस तरह से ये दुकान है। और एडजासेंट है, एडजासेंट यानी बिल्कुल चिपकी हुई, यानी अगर वो चिपकी हुई है तो वो इस तरह से लगी हुई होगी और उसका मुंह भी ये इधर की तरफ ईस्ट की तरफ होगा। और फिर हमसे कहा है कि वो इसमें घुसने के बाद राइट की तरफ टर्न करती है, यानी जब वो इसमें इस तरह से घुसेगी और राइट पे टर्न करेगी तो ऊपर, यानी उसका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा। तो हमसे यही पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है, यानी इस तरफ जाकर ऊपर की तरफ जाएगी, यानी वो नॉर्थ की तरफ वॉक कर रही है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो फिगर है ये वाला, इसको अगर हम बिल्कुल 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो ये हमारा दूसरा फिगर बनता है। और दूसरे फिगर को जब 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे हम राइट हैंड पर, तो ये वाला फिगर बनेगा। तो जब यहाँ पहले और दूसरे फिगर में 180 डिग्री का रोटेट है तो तीसरे और चौथे में भी 180 डिग्री का रोटेट होना चाहिए। और अगर हमें इससे नहीं भी समझ में आता है तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो स्टार बना है ये ट्राइंगल के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर बना है, जो कि केवल ऑप्शन ए में है और कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। और यहाँ ये दिया है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में VEIL को 2592 लिखा है, तो उसी कोड लैंग्वेज में मीट को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि व्हील को इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो V की 22 होती है, E की 5, I की 9 और 12 L की 12। तो अगर इसमें हम देखें तो हमें देख रहा है जो सिंगल प्लेस वैल्यू वाले वर्ड हैं वो ऐसे ही हैं, पर जो डबल, यानी कि डबल डिजिट में प्लेस वैल्यू, तो उनका इकाई वाला अंक है जो यूनिट डिजिट वो लिया गया है, यानी ये 2 और ये 2, तभी इसका बनता है 2592। तो इसी तरह हम देखते हैं मीट के लिए। तो अगर हम मीट का देखें तो M का यहाँ 13 है, E का 5, ये भी 5 और T का 20, तो ये इस तरह से। तो अगर हम इनका यूनिट डिजिट लें तो ये 3 और ये 0, और ये दोनों तो हैं, यानी 3 5 5 0, और ये हमें दिया है हमारे ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमसे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट बेस्ड है। इसमें हमसे कहा है एवरी वीक स्कूल शुड अलाउ अ फ्री फुल डे ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड गेम्स। यानी स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि हर हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो स्कूल में एक पूरा दिन केवल फिजिकल एक्टिविटी हो और गेम्स खिलाए जाए। अब इसके लिए आर्गुमेंट किया गया यस, गिविंग देम फ्रीडम विल हेल्प देम टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज। और दूसरा है नो देयर वुड नॉट बी डिसिप्लिन। यानी हमारे पहले आर्गुमेंट में कहा गया है कि उन्हें फ्रीडम देना, एक दिन की मतलब जो छूट दी जाएगी, इससे वे दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएंगे और नए नए अवसरों या कुछ नई चीज़ें, नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और दूसरे हमसे कहा है नो देयर वुड नॉट बी डिसिप्लिन। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें सही लगता है, क्योंकि जब हम पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी और गेम्स कराएंगे तो जब स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, खेलेंगे, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और वो एक दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे से कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि दूसरा नो देयर वुड नॉट बी डिसिप्लिन, तो एक दिन में डिसिप्लिन ना बनता है ना बिगड़ता, हफ्ते में एक दिन से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 दिन या 6 दिन जो भी हैं वो आपके बिल्कुल डिसिप्लिन में ही रहने वाले हैं जब आप पढ़ेंगे। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा उसमें वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो इसमें हमें वही है जो साइन को चेंज करा जाता है। तो इसमें हमसे कहा है कि प्लस की जगह आपको माइनस करना है और ये इनटू मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको डिवाइड करना है। चलिए अब देखते हैं इसे करके। यहाँ 75, तो प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और इनटू की जगह डिवाइड, और यहाँ भी डिवाइड।
तो 75 में से 25 गया तो यहाँ 50 बचेंगे। 50 में जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, चलिए अगली लाइन में कर देंगे इसे। तो यहाँ जब 5 को 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 25 क्वेश्चन जो कि 28 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में आए थे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है, कुछ कमी है तो उसे हम सुधार सकें। तो हमें बताइए कमेंट करके, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी लगी आप कमेंट करिए। और आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा इससे पूरा, उन्हें दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में यही कन्फ्यूजन होता है कि अब कैसे क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप प्रीवियस ईयर सेट्स लगाइए, आपको पता चलता है कि रेलवे किस तरह के क्वेश्चन पूछता आया है। और ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहें, आप चूकें ना, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो, जैसे ही उसका प्रीमियर हो, आपको पता चल जाए और आप उस वीडियो से चूकें ना। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से लाएंगे ऐसी वीडियो रेलवे ग्रुप डी से ही रिलेटेड, ताकि आपकी और हेल्प हो सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।